Welcome back everyone. This is second lecture of algebraic number theory from unit 4. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है देन इट विल बी अ फील्ड. सो आज की नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है शो दैट एवरी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल पी ऑफ क्यू के इज़ मैक्सिमल. जितने भी नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल होते हैं क्यू के वो मैक्सिमल होते हैं. और इसको प्रूफ करने के लिए हमने लेट कर लिया कि जो क्यू के है वो फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है. अगर ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्यू के इज इक्वल्स टू एम. इसका हमने कोई सब मॉड्यूल मान लिया और उसको हमने नाम दे दिया एन. तो यहाँ पर जो P है वो हमारा प्राइम आइडियल है और अभी सब मॉड्यूल के लिए हम उसको कंसिडर कर रहे हैं P इज इक्वल्स टू एन. अब क्योंकि ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो जो उसका डायमेंशन होगा उसको हम इस तरीके से कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. P11 P22 ये सारे हमारे आइडियल्स हैं तो उसके प्रोडक्ट में इसको लिखा जा सकता है. तो अभी हमने M को क्यू के इक्वल रखा था तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. M को हमने रिप्लेस कर दिया क्यू के से. हमारा N सब मॉड्यूल था वो P था तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया. इफ़ इट इज़ फाइनाइट तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा. तो क्यू के बाई P इज़ फाइनाइट and it is an integral domain, so by above exercise qk by p is field. लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हमने ये स्टेटमेंट प्रूव की थी कि अगर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो उसको हम फील्ड बोलेंगे. तो यहाँ पर ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो क्यू के बाई पी को हम फील्ड बोल सकते हैं. और उससे पहले हमने एक और थ्योरम डिस्कस की थी जिसका स्टेटमेंट ये था कि अगर आर बाई एम फील्ड होता है तो ये जो एम होगा वो हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा. और अभी जस्ट हमने प्रूव किया क्यू के बाई पी में दिस इज़ अ फील्ड. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पी होगा वो हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा. और यही हमें प्रूव करना है कि नॉन ज़ीरो प्राइम आइडियल्स जो होते हैं वो मैक्सिमल होते हैं. तो यहाँ पर जो हमने प्राइम आइडियल्स का प्रोडक्ट लिया था वो उसका प्रोडक्ट कंटेन था, या फिर आप ये बोलो कि जो उसका डायमेंशन है वो उसके इक्वल है. इसको हमने क्यू के बाई पी को फील्ड प्रूफ कर दिया. और लास्ट दो थ्योरम के रिजल्ट से हमें ये पता चलता है कि जो पी होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा क्यू के का. नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ क्वेश्चंस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिमार्क में मेंशन है दैट लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन वी कैन ऑलवेज फाइंड अ फील्ड कंटेनिंग आर. अगर आर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो हमें एक फील्ड हमेशा मिल जाएगी जो उस आर को ही कंटेन कर रही होगी. अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. Take QR, this is a basically a set of A B और यहाँ पर A B दोनों ही किससे बिलोंग करेंगे, R से. और जो B है वो हमारा नॉन ज़ीरो होगा सच दैट वी आइडेंटिफाई एलिमेंट्स A B and C D if AD minus BC is equals to 0. We define addition and multiplication on QR by द फॉलोइंग रूल्स. अब जैसे हम नॉर्मली वेक्टर स्पेस लिखते हैं तो वेक्टर स्पेस में जो फील्ड होता है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है. बट अगर आप ये जो नोटेशन है फील्ड ऑफ क्वेश्चन की इसको अगर नोट करो तो जो हमारी फील्ड है वो हमने बाहर की तरफ लिखी हुई है क्यू और आर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. और फील्ड ऑफ क्वेश्चन के रिमार्क में ये मेंशन है कि आर हमारा इंटीग्रल डोमेन है तो हमें हमेशा एक ऐसी फील्ड मिल जाएगी जो हम यहाँ लिखते हैं ना वो हमें यहाँ बाहर लिखना है क्यों. हमेशा हमें एक ऐसी फील्ड मिल जाएगी जो किसको कंटेन कर रही है, आर को, जो हमारे इंटीग्रल डोमेन को कंटेन कर रही है. अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे जहाँ पर ए और बी दोनों ही आर से बिलोंग करेंगे, पहली चीज़. दूसरी बी हमारा नॉन ज़ीरो होगा. नाउ सच दैट इसके जो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसके एलिमेंट, अगर मैं इसके एलिमेंट्स ले रही हूँ ए बी एंड सी डी तो वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. तो अगर हमें इसके एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं तो क्या कंडीशन है, ए और डी दिस माइनस बी सी इनका जो प्रोडक्ट का डिफरेंस है दैट विल बी 0. अब हम इसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को कैसे डिफाइन करते हैं. तो अगर मान लो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी इंटू सी डी सो दिस इज इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए सी, दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा बी डी. इफ़ हम इसको ऐड कर रहे हैं तो पहला पहले वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, दूसरे वाले एलिमेंट से ऐड हो जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी. वी कैन शो दैट क्यू आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद ए बी. इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी सी डी का दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ए एंड बी दे आर नॉन ज़ीरो सो दैट एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज इन्वर्टेबल. जैसे कि जो जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इन्वर्टेबल. इट कंटेन्स आर इन द सेंस दैट द मैपिंग टेकिंग एट. अब देखो ये जो बोल रहे हैं कि फील्ड
हमें एक ऐसी फील्ड मिल जाएगी जो आर को कंटेन कर रही होगी। अब इस बात का क्या मतलब है, वही सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, इट कंटेन्स आर। फील्ड आर को कंटेन करने का क्या सेंस है, अगर हम इसकी मैपिंग बताएं तो ए किसको मैप कर रहा है, ए 1 को मैप कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज 1 होमोमॉर्फिक फ्रॉम आर टू क्यू आर, ठीक है। नाउ ये होता है कंटेन करने का मतलब कि हमें एक ऐसी फील्ड मिल रही है जो इसको कंटेन कर रही है। तो मैपिंग कहाँ से है, आर टू क्यू आर मैपिंग है। ए हम ले रहे हैं तो किसको मैप कर रहा है, A1 को। क्या क्या ये 1 to 1 भी रहेगा और होमोमॉर्फिक भी रहेगा। अब जो फील्ड हम बोल रहे हैं क्यू आर, दिस इज कॉल्ड द क्वेश्चंट फील्ड ऑफ आर। तो ये जो है वो क्या कहलाएगी, क्वेश्चंट फील्ड कहलाएगी आर की। फॉर एनी फील्ड कंटेनिंग आर वी से दैट अल्फा। अब ये डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 4 में जब हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, तो वहाँ पे पहले यही मेंशन था इंटीग्रली क्लोज्ड का क्या मतलब है। आगे फिर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें भी ये मेंशन है, तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है इंटीग्रली क्लोज्ड का मतलब क्या है। तो कोई भी फील्ड, फॉर एनी फील्ड कंटेनिंग आर, हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमें एक ऐसी फील्ड मिल जाएगी जो आर को कंटेन कर रही हो। अब कोई भी फील्ड जो आर को कंटेन कर रही है, वी सेड दैट अल्फा बिलोंग्स टू एल, ये इंटीग्रल होगा ओवर आर if alpha satisfies a monic polynomial equation f of alpha is equals to 0। algebraic number theory में हमने algebraic integer, algebraic number की definition पढ़ी है। उसमें हम क्या बोलते थे कि अगर alpha algebraic number या algebraic integer है तो उसके corresponding हमें एक polynomial मिलेगा जिसको alpha satisfy कर रहा होगा। सो उसी से related ही है ये definition भी, integrally closed का मतलब कि हम अगर alpha बोल रहे हैं कि ये integrally क्लोज्ड है तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक मोनिक पॉलिनोमियल ऐसा मिल जाएगा सच दैट अल्फा उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। और ये जो पॉलिनोमियल हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, आर एक्स से बिलोंग करेगा। सो आर इज सेड टू बी इंटीग्रली क्लोज्ड इफ एवरी एलिमेंट इन द क्वेश्चन फील्ड ऑफ आर विच इज इंटीग्रल ओवर आर ऑलरेडी लाइज इन आर। सिंपल सी डेफिनेशन यही है बोलने की कि अगर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट इन द क्वेश्चन रिंग के जितने भी एलिमेंट हैं उसको अगर हम इंटीग्रली क्लोज्ड बोलना चाहते हैं तो हमें यही चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में स्टेटमेंट है एवरी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज इंटीग्रली क्लोज्ड। जितने भी यूएफडी होते हैं वो सारे ही इंटीग्रली क्लोज्ड होते हैं। तो हमने आर कंसिडर कर लिया विच इज़ यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन, एंड हमें क्या करना है, हमें क्यू आर से एलिमेंट लेना है जिसको हमने अल्फा बोल दिया, अल्फा बिलोंग्स टू क्यू आर। अब अल्फा की फॉर्म हमने बोल दी दैट अल्फा ए बाय बी टाइप का है, ठीक है। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर, बी इज नॉन ज़ीरो, एंड ये आपस में कोप्राइम है, दोनों में से कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिल रहा, सो ए ओ बी हम कोप्राइम लेकर चल रहे हैं। इफ़ अल्फा इज इंटीग्रल ओवर आर देन वी हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर ये इंटीग्रल है ओवर आर तो हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। पॉलिनोमियल हमने मान लिया अल्फा टू द पावर एन, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है वो अल्फा को सेटिस्फाई करेगा इफ़ इट इज़ इंटीग्रल ओवर आर, तो हमने पुट कर दिया अल्फा हर जगह पे, ठीक है। एंड लास्ट इज ये कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल्स टू 0 वेयर सी आई जो कोएफिशिएंट्स हैं दिस बिलोंग्स टू आर। अब हम अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि a बाई बी थी, तो इस पूरे पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में हमने अल्फा की जगह पर a बाई बी पुट कर दिया, तो ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इस टर्म को तो हम यही रखेंगे, बाकी सारी टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो ये नेगेटिव में आ गई सारी टर्म्स। नाउ ए एन को हम यहीं पर रखेंगे और बी एन को अब हम राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बी टू द पावर एन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी पूरे इक्वेशन से। जैसे मान लो पहली टर्म में हमने बी टू द पावर एन मल्टीप्लाई किया और नीचे पावर है बी टू द पावर एन माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गए, एक पावर रह जाएगी दैट इज बी, और इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म में बी एन का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड पे उसमें से हम माइनस बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये वाली फॉर्मेशन ब्रैकेट में हमें मिल जाएगी। दिस बी डिवाइड्स ए टू द पावर एन, बट ए बी जो है वापस में कोप्राइम है, हमने पहले ही मेंशन किया था कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो बाय यूनिक फैक्टराइजेशन ए टू द पावर एन और बी, इसमें और इसमें भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब इसमें ही कुछ कॉमन नहीं है तो ए टू द पावर एन और बी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब दे विल ऑल्सो बी प्राइम। देयरफॉर बी इज अ यूनिट इन आर, दैट मीन्स कि जो बी है फिर वो क्या है, वो यूनिट है आर में,
यही चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि जो हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ तभी होल्ड करेगी साइमल्टेनियसली। ये जो डिवीजन एल्गोरिदम टाइप का फॉर्म हमें मिल रहा है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 है और इसकी वजह से हम ये रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि डिवाइड करेगा। बट हमें ये पता है कि को प्राइम भी है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डिवाइड कैसे करेगा। तो ये चीज़ तभी ट्रू हो सकती है जब बी क्या हो, यूनिट हो आर में। सो ए बाई बी बिलोंग्स टू आर। और अगर जो बी है वो यूनिट है, मतलब ये हो जाएगा 1, तो फॉर्मेशन हमारी इस टाइप की हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल्स टू ए। सो दस आर इज इंटीग्रली क्लोज्ड। और हमें यही प्रूफ करना था कि यूएफडी है, सारे यूएफडी क्या होते हैं, इंटीग्रली क्लोज्ड होते हैं। तो हमने रैशनल टाइप की जो फॉर्म मानी थी ए बाई बी, हमने लिटरली ये प्रूफ कर दिया कि बी क्या है, यूनिट है। अब हमें जो अल्फा मिल रहा है दैट इज इंटीग्रल ओवर आर। नेक्स्ट थ्योरम है, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू सी द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। अब नीचे जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें प्रूफ करना है कि आपस में इक्विवेलेंट है। तो ऐसे थ्योरम्स की प्रूफ में हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट को हमने गिवन माना तो हम सेकंड को प्रूफ करेंगे, सेकंड को गिवन मानेंगे तो थर्ड को प्रूफ करेंगे, एंड लास्ट में थर्ड को गिवन मान के फर्स्ट को प्रूफ करेंगे, क्योंकि आपस में सारी स्टेटमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि अल्फा इज इंटीग्रल ओवर क्यू के। सेकेंड स्टेटमेंट है QK alpha is finitely generated QK module. Third statement is there is finitely generated QK module, M is contained in C such that alpha M is contained in M. So हम फर्स्ट पार्ट को गिवन लेकर चल रहे हैं एंड हम प्रूफ कर देंगे QK alpha this is finitely generated। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि अल्फा इंटीग्रल है ओवर QK, तो हमने अल्फा C से ले लिया एंड दिस इज इंटीग्रल ओवर QK। अगर ये इंटीग्रल है ओवर QK, तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा एक मोनिक पॉलिनोमियल बाय डेफिनेशन, और उसकी डिग्री n हमने ले ली ओवर QK। तो यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा टू द पावर n की वैल्यू निकालेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएंगी सारी टर्म्स, वेयर क्योंकि अल्फा, अब ये देखो मुझे ये प्रूफ करना है कि दैट दिस इज फाइनाइटली जनरेटेड। अब हम पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे। तो इसमें हमने मान लिया कि जी अल्फा टाइप के पॉलिनोमियल्स होंगे। ये जो क्यू के अल्फा है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो किस फॉर्म में दिखाई देंगे हमें, अल्फा के फॉर्म में, जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होता है। सो हमने डिफाइन कर दिया कि इसमें जी अल्फा टाइप के एलिमेंट्स हैं, और जी अल्फा हम कहाँ से लेते हैं, क्यू के से लेते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है वो हम यहाँ से ले रहे हैं, फॉर्म इसकी अल्फा रहेगी। नेक्स्ट इज, सो इन जनरल इफ गामा बिलोंग्स टू क्यू के अल्फा विच इज़ फाइनाइटली, हमें जो प्रूफ करना है कि फाइनाइटली जनरेटेड जी मॉड्यूल है, तो हम अब क्योंकि क्यू के ओवर अल्फा, दिस क्योंकि अल्फा में हमने जी अल्फा टाइप के एलिमेंट्स माने हैं। अब मैं यहाँ से अगर कोई गामा एलिमेंट ले रही हूँ तो ऑब्वियसली वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, मुझे जी अल्फा की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इसको ये प्रूफ करने के लिए हमने एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया और वो एलिमेंट हमें जी अल्फा टाइप का दिखाई दे रहा है, और जी अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एक्स से। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम जी एक्स को डिफाइन करेंगे तो एक सिंपल सा हमने पॉलिनोमियल ले लिया और यहाँ पे मेंशन कर दिया जो टी की पावर है, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। नाउ इफ वी कंसिडर गामा विच इज जी अल्फा, तो अगर एक्स की जगह पर हम अल्फा पुट कर देंगे तो इस वाले पॉलिनोमियल में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर अल्फा आ जाएगा। अब जो 3 केसेस एक्चुअली हो सकते हैं, हमने जो जी अल्फा माना है उसकी हमने जो डिग्री मानी है दैट इज टी, और हम यहाँ पर जो डिग्री लेकर चल रहे हैं अल्फा की वो हमने ली है डिग्री n। तो अब 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो t n से लेस होगा, या फिर t n से ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल होगा। तो दोनों केसेस को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। जब भी कोई चीज़ हमें फाइनाइटली जनरेटेड दिखानी होती है तो बेसिकली हम उसके बेसिस के बारे में बात करते हैं। अगर उसके बेसिस फाइनाइट है तो वो फाइनाइटली जनरेटेड ही है, तो हमें आना है इसके बेसिस पे। इसके लिए हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे कि जो जी अल्फा की डिग्री जो टी है वो या तो कम होगी, या तो ज़्यादा होगी, या तो उसके इक्वल होगी। ठीक है, और अल्फा की डिग्री हमने क्या मानी है, n। नाउ अगर t की वैल्यू लेस है, मतलब जो जी एक्स वाला पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कम है n वाले
एन से, देन जी अल्फा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तो अगर हम जी अल्फा का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो किससे बन जाएगा, 1 अल्फा अल्फा n माइनस 1 से। देखो टी अगर कम है तो अल्फा टू द पावर एन तक जा रहा है, हाईएस्ट ये एन तक जाएगा। अगर इसकी वैल्यू लेस है तो हमें अल्फा टू द पावर एन माइनस 1 उससे लेस ही तो हमें बेसिस चाहिए जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम जी अल्फा जनरेट कर सकें। यहाँ पर एन माइनस 1 का मतलब ये है कि अब हमें एन की ज़रूरत नहीं है, टिल एन तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी की वैल्यू कम है। तो इतने बेसिस से अल्फा एन माइनस 1 बेसिस से हम जी अल्फा को जनरेट कर सकते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। बट अगर टी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या फिर इक्वल हो जाती है तो हम क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ पे अल्फा टू द पावर एन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, बाकी सारे टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नाउ अल्फा इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस दिस। अब हमने यहाँ पर अल्फा टू द पावर एन की वैल्यू पुट कर दी, जो अल्फा ये हमने रखा है, कंसिडर किया था अल्फा इज इक्वल्स टू दिस, तो सी नॉट एज इट इज C1 अल्फा, इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट जा रहा है CN, तो हमने यहाँ पर उसकी पूरी वैल्यू अल्फा टू द पावर n की पूरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, क्योंकि अब जो t है अल्फा टू द पावर t है, अब तो वो हमारा n के इक्वल हो सकता है, तो t की जगह पे मैं यहाँ पर भी n पुट कर सकती हूँ, यहाँ पर भी n पुट कर सकती हूँ। CN दिस विल बी इफ टी इज इक्वल्स टू एन, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा। तो अल्फा टू द पावर एन की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, तो बाकी सारी टर्म्स तो एज इट इज रखी हैं, ये हमारा सी एन हो जाएगा जो यहाँ लिखा है, और अल्फा टू द पावर एन की जगह पर ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ देयरफॉर वी गेट एवरी एलिमेंट्स, अगर आप अब देखो तो यहाँ पर अल्फा एन माइनस 1 यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पर भी है, बेसिस ही तो चाहिए हमें, तो वही सारे ही अल्फाज फिर से रिपीट हो रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये 1 अल्फा स्क्वायर, यही सारे इन सारे टर्म्स में आने वाले हैं। आप चाहो तो क्लब करके लिख दो इन टर्म्स को, तो इन्हीं की तो ज़रूरत पड़ रही है हमें फिर से गामा को जनरेट करने के लिए। सो देयरफॉर वी गेट एवरी एलिमेंट गामा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस अगेन, बिकॉज सारी टर्म्स फिर से वही आ रही हैं। ये कांस्टेंट टर्म हो गई सी नॉट, इसकी कांस्टेंट टर्म ये हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा है, ये रहा अल्फा, और n माइनस 1 ये रहा, तो n माइनस 1 यहाँ पर भी है। तो हमें 1 से लेकर सी नॉट इंटू 1 हो जाएगा, ए नॉट इंटू 1 हो जाएगा। सो 1 अल्फा स्क्वायर एंड लास्ट इज अल्फा टू द पावर n माइनस 1। सिर्फ इतने ही बेसिस की ज़रूरत है इस पूरे गामा को जनरेट करने के लिए। तो और हमें यही चीज़ चाहिए थी। अगर हम ये शो कर पा रहे हैं कि हमें फाइनाइट बेसिस की ही ज़रूरत है, दैट मीन्स इट इज़ फाइनाइटली जनरेटेड। सो हमने लिख दिया क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू क्योंकि अल्फा इसका स्क्वायर और लास्ट विल बी अल्फा टू द पावर n माइनस 1। सो इट इज़ फाइनाइटली जनरेटेड क्योंकि मॉड्यूल। अब हम सेकेंड लेकर चलेंगे स्टेटमेंट कि वो ट्रू है एंड हम थर्ड को प्रूव कर देंगे। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो क्यू के अल्फा है वो फाइनाइटली जनरेटेड क्यू के मॉड्यूल है, और हम ये प्रूव करेंगे कि हमें एक m ऐसा मिल जाएगा सच दैट अल्फा m विल बी कंटेन्ड इन m। अब हमने सपोज कर लिया सेकेंड स्टेटमेंट होल्ड कर रही है, तो अब वो खुद ही कह रहा है कि वो फाइनाइटली जनरेटेड क्यू के मॉड्यूल है। अगर फाइनाइटली जनरेटेड है तो आप उसको m के इक्वल रख सकते हो, m इज इक्वल्स टू दिस, क्योंकि अब आपके पास एक वैल्यू है। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब ही यही है, अब आपके पास एक वैल्यू जो पूरे क्यू के को जनरेट कर रही है। नाउ देन m इज अ क्यू के मॉड्यूल दैट इज कंटेन्ड इन C, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। सो हमें प्रूफ करना है दैट अल्फा m इज कंटेन्ड इन m। तो अगर मैं सिर्फ m की बात करूँ तो m क्या है, ये क्यू के m। मुझे दोनों साइड अगर मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए अल्फ़ा m चाहिए, तो दोनों साइड पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके एलिमेंट्स किस टाइप के दिखाई देंगे हमें, अभी ये इतने की बात करूँ सिर्फ मैं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो अभी हमने डिफाइन किया कि इसमें गामा टाइप के एलिमेंट्स हैं जो GX टाइप में शो होते हैं। ठीक है, तो गामा एज इट इज आ जाएगा, और अल्फा का प्रोडक्ट कर रखा है तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, इसको डिफाइन कर दिया। नाउ अगेन लास्ट अभी हमने गामा की वैल्यू ये मानी थी, ये रहा गामा इज इक्वल्स टू लास्ट क्या जा रही है टर्म हमारे पास n माइनस 1 तक। हमने अभी देखा कि n माइनस 1 तक की बेसिस चाहिए, उससे वो जनरेट हो जाता है। सो गामा इज इक्वल्स टू दिस। अब इसमें हम गामा में r का प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फ़ा का प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा m चाहिए, तो इस साइड भी प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा r, और इन सारे टर्म्स में अल्फ़ा का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट n माइनस 1 थी वो n हो जाएगा, अल्फ़ा टू द पावर n आ जाएगा, और ये लास्ट
थ्योरम में जैसे हमने अल्फा टू द पावर एन की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर हम अल्फा टू द पावर एन की वैल्यू पुट कर देंगे। जब आप इन सारे टर्म्स को क्लब करोगे तो जो कोएफिशिएंट है उसको हमने फिर डैश जो भी उनका प्रोडक्ट आएगा तो या सम होगा वो हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट एक नया कांस्टेंट बना दिया, उसको डैश करके हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस तरीके की टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो यही सेम चीज़ हमें शो करनी थी। अब ये खुद किसके अंदर कंटेन हो रहा है, एम के अंदर, तो हम अल्फा एम से लेकर चले थे एंड वी हैव शोड दैट इट इज कंटेन्ड इन एम। नाउ फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट के लिए अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि अल्फा एम एम में कंटेन्ड है और हमें ये शो करना है जो अल्फा है दैट इज इंटीग्रल ओवर आर, इंटीग्रल ओवर क्यू के। अब इंटीग्रल ओवर क्यू के लिए अब इसको ध्यान से समझो कि हम क्यों मैट्रिक्स ले रहे हैं और क्यों उसके जो कोएफिशिएंट है उनकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी या डिटर्मिनेंट की ज़रूरत यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। जब हमें अल्फा को इंटीग्रल ओवर क्यू के दिखाना है, इसका मतलब कि मुझे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मोनिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसको अल्फा सेटिस्फाई कर दे। हम जब मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स के हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं जिसको अल्फा सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए अब जैसे कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमें ट्रू गिवन है तो हमने यहाँ पे वही मेंशन कर दिया कि एम इज़ फाइनाइटली जनरेटेड क्यू के मॉड्यूल एंड अल्फा एम इज़ कंटेन्ड इन एम। अब क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है तो हम ले सकते हैं u1 u2 till un which generate m as q के मॉड्यूल। नाउ अल्फा ui, क्योंकि अल्फा m इज कंटेन्ड इन m और हमने ui's लिए हैं जो m को जनरेट कर रहा है, तो अल्फा ui's जो होंगे वो किस में कंटेन होंगे, अल्फा ui's विल बी कंटेन्ड इन m। तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर लिया फॉर ऑल i इज इक्वल्स टू 1 to n। नाउ अल्फा यू आईज को हम कैसे लिख सकते हैं, एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ए आई जे यू जे के, ठीक है। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब नॉर्म्स एंड ट्रेसेस में आप लोगों को बता रही थी तो आई हैव टोल्ड यू जो भी बेसिस होते हैं उनकी हेल्प से हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के स्पैन करवा सकते हैं बाकी के वेक्टर्स को। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, जो कोएफिशिएंट है वो हमारे क्यू के रहेंगे और इस ए आई जे एंट्रीज की जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हमने ए नाम दे दिया। तो यहाँ पे मैट्रिक्स है ओवर क्यू के। नाउ बी हमारे पास हो जाएगा अल्फा आई एन माइनस ए। तो आई एन यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अल्फा एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हो गई। इसको अगर अब हम सॉल्व करें तो बी आ जाएगा हमारे पास, माइनस करना है तो सिंपली यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स रहेंगे और इसका डायगोनल के एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइनस A11 A22 एंड लास्ट इज ANN और ये सारी एंट्रीज जो है नेगेटिव में आ जाएंगी। तो बी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास आ जाएगा और इसकी एंट्रीज को हमने लेट कर लिया, ये BIJ टाइप की मैट्रिक्स है। अब जो इसका समीशन हमारे पास जो BIJ के कोएफिशिएंट्स के साथ जो हमारा समीशन बनेगा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे आगे हमने B की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब जैसे ये तो हमारी मैट्रिक्स हो गई B और A यहाँ पर, अब मैं इसी को अगर इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ये जो डेल्टा हमारे पास फंक्शन होता है डेल्टा आई जे, लास्ट जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था डेल्टा के दो ही इनपुट्स होते हैं, या तो 1 या तो 0। 1 जब हमारे रोज और कॉलम्स इक्वल हो और 0 जब आपस में रोज एंड कॉलम्स अनइक्वल हो। तो जो डायगोनल पे एलिमेंट्स मिलते हैं वही आते हैं विच इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल है तो 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पर जब मैं अब इसको एलिमेंट की फॉर्म में लिख रही हूँ तो अल्फा एज इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे बनती है, डेल्टा फंक्शन से, माइनस ए की जो एंट्रीज हैं वो क्या है, AIJ। तो BIJ की वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ पर पुट की है और AIJ एज इट इज हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट कर दिया है इसके साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा इनटू में UIJ। ये हमारा 1 ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें बस एंट्रीज 1 ही मिल रही हैं, जो बाकी जहाँ पे तो 0 ही एंट्री है, बस डायगोनल पे ही मिल रही है इसकी एंट्री। यहाँ पर हमने समेशन लगा दिया AIJ इंटू UIJ। नेक्स्ट स्टेप में हमने अल्फा UI की वैल्यू पुट कर दी, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग यहाँ पे इक्वेशन स्टार में ले रखी थी। अल्फा UI की वैल्यू पुट कर दी दिस एज इट इज। सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार ये हमें मिल गया, दोनों टर्म्स सेम है, आपस में कैंसिल आउट हो गई, 0 आ गया। तो मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब मैं यहाँ पर इसको BIJ तो हमारा मैट्रिक्स था वो हमने B लिख लिया, यहाँ पर UJ J की वैल्यू रन कर रही है फ्रॉम I to N।
तो ये हो जाएगा U1 U2 UN आ जाएगा और इसका ट्रांसपोज, और ये किसके इक्वल मिला है, 0 के इक्वल, तो यहाँ पर ये सारी एंट्री 0 0 0 इसका ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट करना था हमें। बट हमें पता है कि ये हमारे बेसिस हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ये जनरेट कर रहा है M को, तो वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिस है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है एंड इन एडिशन टू दिस जो हमारे बेसिस हैं, UIs हैं, U1 U2 UN, इसका ट्रांसपोज, दिस डजंट बिलोंग टू CL, तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारा 0 आ रहा है, ये किसके इक्वल है, 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर इसको अलग कर दूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ B, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। अब हम ये जानते हैं कि ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बेसिस है, इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा, Li है तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो 0 क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 आएगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया जो डिटर्मिनेंट ऑफ B है दैट इज 0। तो जो B मैट्रिक्स हमारे पास चल रही थी जिसको हमने सॉल्व किया था उसकी ये सारी एंट्रीज थी, इसका मतलब फिर ये 0 के इक्वल है। बट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज अ मोनिक पॉलिनोमियल इन QK अल्फा, सो अल्फा जो जगह वो एक इंटीग्रल हो जाएगा ओवर QK। आप इसका जो मोनिक पॉलिनोमियल आपको इसकी हेल्प से मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे अल्फा ही तो है फॉर्म में, अल्फा अल्फा अल्फा, तो इसका मतलब कि वो सेटिस्फाई हो रहा है अल्फा से। और अगर अल्फा की कोरस्पॉन्डिंग हम एक मोनिक पॉलिनोमियल ढूंढ पा रहे हैं, इसका मतलब अल्फा इज इंटीग्रल ओवर QK, दिस अल्फा बिलोंग्स टू QK, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम अगैन QK इज इंटीग्रली क्लोज्ड के ऊपर है, जिसमें हम ये शो करेंगे कि भाई अगर हमें पूरा ही शो करना है कि वो इंटीग्रली क्लोज्ड है, दैट मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक मोनिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। सो वी विल कंटिन्यू दिस थ्योरम इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, एंड थैंक यू वेरी मच।